Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this session we are going to talk about one more type of energy, that is potential energy. बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नो डाउट आपने इसके बारे में 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, बट आपने वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत लिमिटेड सा जाना है। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फुल डिटेल डिस्कस करेंगे हम। कोई भी बॉडी जो होती है उसकी एक स्टैंडर्ड पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टैंडर्ड पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन से मेरा क्या मतलब है? सपोज करो इस चॉक होल्डर को मैं अपने हाथ पे रख लेता हूं, तो मेरे हाथ पे जब ये रखी है तो ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है, राइट। अब सपोज करो मेरे पास कोई सॉफ्ट टॉय हो या कोई स्पॉन्ज हो, वो स्पॉन्ज को जब मैं रख देता हूं कहीं भी, जब उसके ऊपर कोई कंप्रेशन नहीं लगाता, तो वो अपनी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बनावट। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन का मतलब? बनावट। अब जब मैं इस चॉक होल्डर को यहां से उठा के इसकी पोजीशन चेंज करता हूं, यहां से उठा के इसकी पोजीशन चेंज करता हूं, या उस स्पॉन्ज को फोर्स लगा के उसकी शेप, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ने की कोशिश करता हूं, तो ये दोनों ही चीजें अपनी स्टैंडर्ड स्टेज में जाने की क्षमता रखती हैं। जैसे इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये वापस मेरे हाथ पे आएगी, स्पॉन्ज को ऐसे पकड़ा हुआ उसको छोड़ूंगा वो वापस ओरिजिनल शेप में आएगी। तो इसका मतलब दीज बॉडीज हैव द कैपेबिलिटी टू डू वर्क टू गेन देयर स्टैंडर्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। उस वर्क को करने के लिए इनके अंदर जो एनर्जी समाई होती है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Energy possessed by a body, किसकी वजह से? दो चीजों की वजह से। ड्यू टू इट्स नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन। अपनी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी बॉडी के पास जो एनर्जी होती है ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे वापस आ सके, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, राइट। अभी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो अपने पास एक तीसरी टाइप भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, लेकिन उसके बारे में हमें प्लस 2 में पढ़ना है। एक थर्ड टाइप जो है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर अपना अटेंशन लेके जाता हूं। हमें पता है कि कोई भी चीज जब किसी दूसरी चीज पे बिना टच किए उसके ऊपर फोर्स लगाती है तो वहां पे फील्ड्स का कॉन्सेप्ट आता है। किसका? फील्ड का। जैसे एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को बिना टच किए खींच सकती है या रिपेल कर सकती है। एक प्लैनेट है, किसी सैटेलाइट को बिना टच किए उसको अपने अराउंड घुमाता रहता है। एक स्टार है, प्लैनेट्स को बिना टच किए अपने अराउंड घुमाता रहता है, मतलब उन पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में फील्ड का वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है ऐसी चीजों में। तो अगर हम अर्थ की बात करें स्पेसिफिकली यहां पे, तो अर्थ जो है किसी भी चीज को जब उसकी सरफेस से दूर लेके जाया जाता है तो वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और कहां तक? सेंटर तक। सेंटर तक खींचने की कोशिश करती है। और जब हम उसको सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं किसी नई स्टेट में, तो हम उसके ऊपर जो वर्क करते हैं वो वर्क उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाता है स्टोर। और जब वहां से छोड़ा जाता है तो वापस वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाती है। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसकी? कहां से पोजीशन? या ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम ए रेफरेंस लेवल।
रेफरेंस लेवल कौन सा लिया? जो उसका स्टैंडर्ड लेवल था, जहां पे वो सेट होना चाहती है, जहां पे वो रहना चाहती है, राइट? तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जो भी चीज अपनी एक लेवल से ऊंचा उठाई जाएगी, उसके पास कैपेसिटी टू डू वर्क आ जाएगा। वही कैपेसिटी टू डू वर्क यानी कि एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए अगर हम एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें तो हम यहां पे क्या करते हैं? मैं मान लेता हूं कि ये रेफरेंस लेवल है। ये क्या है? रेफरेंस लेवल। पहले यहां पे एक बॉडी पड़ी थी। द बॉडी वॉज लाइंग एट पोजिशन ए। इसका बॉडी का मास कितना था? m। तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो गया? mg। अब मैं इसको उठाना चाहता हूं इसके रेफरेंस लेवल से ऊपर। मैं इसको कहां तक उठाना चाहता हूं? पॉइंट बी तक। पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से कहां तक है? h हाइट तक है। यानी कि मैं इस बॉडी को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक लेके आना चाहता हूं। मैं कहां लेके आना चाहता हूं इसे? मैं इसको यहां पे लेके आना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं? तो मुझे इसको उठाने के लिए कोई वर्क करना होगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको किधर खींच रही है? नीचे। सो वर्क डन कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं जो फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूं वो अपवर्ड कर रहा हूं, ये जा भी ऊपर को रही है, तो वो cos 0 अपने आप खत्म हो गया, 1 हो गया। चलो, इसके ऊपर मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा? किसी चीज को उठाने के लिए आपको कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ती है? ऐसे नीचे से कुछ ऊपर उठाना है, कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसके ऊपर? उसके भार के बराबर कम से कम उतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना। अगर उसको यूनिफॉर्मली भी ऊपर लाना, अगर एक्सेलरेट करके लाना फिर ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो सपोज करो मैं इसको यूनिफॉर्मली ऊपर लाना चाहता हूं, तो मुझे mg के बराबर फोर्स लगानी होगी, और इसकी डिस्प्लेसमेंट मुझे कहां तक करानी है? हाइट h तक। तो मेरा वर्क डन कितना हो गया? mgh। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितनी आ जाती है? mgh। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर gravitational potential energy. It is very simple to understand, to repeat, right? This is the expression for potential energy. यहां से पता क्या चलता है कि जितना किसी बॉडी को किसी लेवल तक उठाने में काम करेंगे, उसी के बराबर उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे और इस डिस्कशन को लेके जाने से पहले मैं इन बिटवीन आपके साथ कोई एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं, विच इज क्वाइट रिलेटेड टू दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आप कहोगे ये बीच में कैसे आ गया? एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन कंजर्वेटिव फोर्सेस से है। थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, राइट? देखो बेटा, जैसे नाम से ही क्लियर है इनके, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया काम, फॉर विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो यहां पे जो वर्क डन होता है वो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एंड पॉइंट्स पे। मतलब आपने कहां से शुरू किया काम करना और कहां पे खत्म किया। आपकी इनिशियल लाइन, स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आपने रास्ता कौन सा लिया उस काम को करने का मैटर नहीं करता। थोड़ी देर बाद मैं इसको प्रूव कर दूंगा। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास नेचर में क्या है? कंजर्वेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। इसके अलावा और कोई एग्जांपल मेरे पास नहीं, फिलहाल यही दो हैं, राइट। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और ज्यादा जानना है तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है, आई हैव अ बॉडी, ठीक है। मुझे उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना था, बात समझ रहे हो।
पहले मैं उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस रास्ते के जरिए लेके गया, लेट मी कॉल इट पाथ नंबर 1, राइट। फिर मैं उसी बॉडी को ए से बी तक किसी और रास्ते के जरिए, लेट से इस रास्ते के जरिए लेके गया, दैट इज पाथ नंबर 2। अगर इसको ए से बी तक लेके जाने के लिए मैंने कोई इस पे फोर्स लगाई है और वो फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं चाहे उसको 1 से लेके जाऊं चाहे 2 से लेके जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है कि ये जो फोर्सेस हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती हैं। तो इफ आई गो फ्रॉम ए टू बी बाय पाथ 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय पाथ 2। तो बाय डेफिनेशन हम लिख ही सकते हैं क्योंकि वो क्या रहा है। अच्छा, अभी एक चीज और करता हूं मैं, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करता हूं, सेम ए और बी पॉइंट्स के लिए एक बार बॉडी को ए से बी लेके जाता हूं पाथ नंबर 1 के जरिए, और पाथ नंबर 2 के जरिए मैं उसको बी से ए तक वापस ले आता हूं। बात समझ रहे हैं? ये बात पक्की है कि अगर वो फोर्स ए से बी की तरफ काम कर रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी मेरी ए से बी की तरफ थी, तो वो कोई पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे उस बॉडी को वापस बी से ए लाना है, अगेन फ्रॉम पाथ नंबर 2 सेम पाथ से, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो वहां पे वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे ये चीज भी लिख सकता हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, कौन से पाथ के जरिए, पाथ नंबर 2 के जरिए, मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए बाय पाथ 2। ये बात भी तो उतनी ही सही है ना। देखो वर्क क्या होता है, जब आप फोर्स लगाओ और बॉडी को नेट डिस्प्लेसमेंट करे, यही थी बेसिक डेफिनेशन वर्क की। आप ए से चले बॉडी को लेके, आप बी तक चले गए, मानता हूं आपने फोर्स भी लगाई, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट भी की, लेकिन आप बी से फिर वापस कहां पे आ गए, ए पे आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब आपका जाने का वर्क और आने का वर्क क्या हो गया, ऐड होके 0 हो गया। बात समझ रहे हैं? किस रास्ते के जरिए, पाथ नंबर 2 के जरिए। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 1 is equal to work done from A to B path number 2. Work done from A to B path number 2 is equal to minus of work done from B to A path number 2. अगर इन दोनों इक्वेशंस को कनेक्ट करो तो ये कॉमन टर्म्स हैं। तो अगर x y के इक्वल है और y आगे z के इक्वल है, इसका मतलब x भी z के इक्वल है। So from 1 and 2 we can say कि जो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है बाय पाथ 1, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क बी टू ए बाय पाथ 2। अच्छा, इसको इधर ले आओ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 1 प्लस वर्क डन बी टू ए बाय पाथ 2 शुड बी इक्वल टू 0। यही कहता है मैथमेटिक्स। ए से बी गए, बी से ए आ गए, क्या मैं इसको ए बी ए लिख सकता हूं, ए बी ए टू बी बी टू ए, और ये पाथ 1 और पाथ 1 2 को, पाथ 1 और पाथ 2 को मिला के क्या हो गया, एक क्लोज्ड पाथ, एक बंद रास्ता। ठीक है, जो कि किसके बराबर आ गया वर्क डन। ये दूसरी तरह की डेफिनेशन है किसकी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की, या इसकी प्रॉपर्टी कह लो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए दो पॉइंट्स के बीच क्लोज्ड पाथ पे किया गया काम किसके बराबर होता है, 0। द वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। दोबारा सुन लो, द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए बॉडी ओवर द क्लोज्ड पाथ, क्योंकि आपने जहां से शुरू करना है वापस वहीं पे आ जाना है, इज ऑलवेज 0। ठीक है, चलिए ये एक प्रॉपर्टी आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस की पता चल गई। एक प्रॉपर्टी मैं यहां से आपके सामने और रखना चाहूंगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गई,
एक प्रॉपर्टी हो गई कि वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ 0 होता है। पेपर में पूछ लेंगे प्रूव करो, तो बस ये इतना सा दो डायग्राम्स ही बना के ये 4 स्टेप कर देना, दैट्स इट। ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी है मेरे पास जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आपको आगे जाके बताऊंगा क्यों यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी में शुरू कर लिया। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हूं। देखो बेटा, एक बात पक्की है कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाके जब आप किसी चीज में काम करते हो तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे मैंने इस केस में बॉल को जमीन से ऊपर उठाया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स थी, किधर को काम कर रही थी, नीचे को। मैं बॉडी को किधर लेके जा रहा था, ऊपर को। तो मैंने एक नेगेटिव वर्क करके उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की। तो मैं यहां पे ये बात कह सकता हूं कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जब किसी बॉडी के ऊपर कोई काम किया जाता है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क के बराबर होती है। एक चीज हमें और भी पता है कि फॉर ए वेरिएबल फोर्स, क्योंकि यहां पे हर एक स्टेप पे आपको फोर्स वेरी करवानी पड़ेगी। जब वो सरफेस पे था तो उस पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, तो आपकी अप्लाइड फोर्स भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स हर वक्त क्या है, वेरिएबल है। और एक वेरिएबल फोर्स के लिए आपका जो वर्क डन होता है, राइट, वो किसके बराबर होता है, एफ डी एक्स के बराबर होता है। ये हमने वर्क की डेफिनेशन में सीखा था, किसी एक इनिशियल पॉइंट से लेके किसी एक फाइनल पॉइंट तक। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं या फ्रॉम 1 एंड 2 करूं, ये तो मतलब हमारी नॉलेज से था ये वाला पॉइंट, और ये कहां से, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क से। कहां से आया था, आपको सोर्सेस पता होने चाहिए कि कहां से उठाएंगे आपने इंग्रेडिएंट्स, राइट। 1 और 2 करें तो जो डेल्टा यू है वो माइनस एफ ऑफ, यहां पे आप डेल्टा यू या डी यू कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे एफ डी एक्स के बराबर ले सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी आप क्या करो, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो और इधर लिमिट अप्रोचेस टू 0 करनी है तो कर दो, नहीं तो डेल्टा की बजाय डी भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको फर्क समझा देता हूं। यूजुअली मैथमेटिक्स में हम ये मानते हैं कि डेल्टा और डी दोनों हमें क्या बताते हैं, चेंज। तो डेल्टा थोड़े लार्ज चेंजेस को कॉरेस्पॉन्ड करता है जो ओवर एन इंटरवल आते हैं, जो डी है ये स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो ओवर ए वेरी स्मॉल रीजन या ओवर ए पॉइंट चेंजेस आते हैं। इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस में यूज किया गया था, जहां पे हमने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया था। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं इसको, वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू, dx के विद रिस्पेक्ट टू, तो इधर बन जाएगा du बाई dx। डेल्टा का d लिख दिया मैंने, मतलब समझा दिया कि एक ही बात है। इधर जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उसी तरह से यहां पे जब किसी चीज की इंटीग्रेशन और उसके ऊपर डेरिवेटिव लगाऊंगा तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देंगे, एफ। क्या बना देंगे, एफ। इसी dx के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन थी, इसी dx के विद रिस्पेक्ट टू क्या था, डेरिवेटिव था। तो यहां पे इसका क्या आंसर आएगा, एफ आएगा।
तो अगर इस माइनस को आप इधर ले आओ तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बनता है, यू आर गोइंग टू गेट एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसको जरा पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। व्हाट वाज एफ, दैट वाज कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स, व्हाट वाज यू, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज एक्स, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ और पाथ। तो इस इक्वालिटी को शब्दों में बदलो जरा, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल टू आई है, नेगेटिव, और अगर कोई चीज डिस्टेंस के साथ वेरी करे तो वहां पे वर्ड क्या आता है, ग्रेडियंट, याद होगा आपको, इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, और यही इनके बीच का क्या है, रिलेशन है, राइट। आगे बढ़ते हैं, पॉज बंद ना करें।